हेलो बच्चों, फिर से वापस एक बार लास्ट लेक्चर हमारा ये एक तरह से ये। और इसमें हम यहाँ तक के अभी तक के जो टॉपिक्स पढ़ लिए लेटेंट हीट तक, इसका मतलब आपको बेसिक बेसिक सारी बातें आ चुकी है। ठीक है, अब हम सीधे डायरेक्ट जो अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो देखेंगे और हीटिंग कर्व देखेंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, वो यही टॉपिक है। ठीक है, जहां से आपके नीट जेई में क्वेश्चंस आते हैं, ओलंपियाड में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वहीं इसी टॉपिक से आता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आओ बच्चों, मैं आपको हीटिंग हीटिंग में भैया आपका हीटिंग कर्व बताता हूँ आपको सबसे पहले। ठीक है, तो देखो, हीटिंग कर्व को समझने के लिए आपको मैंने अभी तक जो बेसिक चीजें बताई है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेपराइजेशन, लेटेंट हीट के लिए दो टाइप के वेपराइजेशन, मतलब एक तो लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन और एक था फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट फ्यूजन, है ना। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि हीट को दो तरीके से हम देखते हैं, एक तो चेंज इन टेम्परेचर और एक चेंज इन फेज। जब फेज में चेंजेस होता है तब भी हीट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और जब सिंपल टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं, सब्सटेंस के किसी भी टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर चेंजेस का रिक्वायरमेंट होती है ना। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी। उसी का अगला कॉन्सेप्ट है अपना ये हीटिंग कर्व। तो हीटिंग कर्व के लिए कुछ कुछ अजम्पशंस भी है, ध्यान रखना। कुछ कुछ अजम्पशन का मतलब है कि हमें कुछ अजम्पशन मानने पड़ते हैं कि हाँ ये चीजें मान लेते हैं पहले ही। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना इसमें, इनिशियली क्या माना हमने इसमें कि ये सॉलिड स्टेट से स्टार्ट होएगा। ठीक है, कि सॉलिड स्टेट से स्टार्ट होगा, और सॉलिड स्टेट में भी कहां से, मेल्टिंग पॉइंट से। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट से। ये सिचुएशन हमने मानी इनिशियल, कि एक ऐसा आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी बॉडी मास है, सब्सटेंस है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में है और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे है। ध्यान रखना, उसका जो टेम्परेचर है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से काफी डाउन पे है। ये हमने इनिशियल माना है। ठीक है, ये अजम्पशन हमने खुद से माने हैं। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर और किसके बीच में, हीट के बीच में, दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो टेम्परेचर और इसके बीच में। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ती जाएगी हमारी, मतलब हीट की रेट ऑफ हीट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होता है। ये फोर सॉलिड के लिए, अब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब उसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो देखो टेम्परेचर भी चेंजेस होता जाएगा और वो भी, और वो कब तक होएगा, जब तक कि उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाए। मतलब ये यहां तक, मतलब जब तक ये ए तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका हीट का फ्लो करते जाओ और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, दोनों एकदम लीनियरली बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। अब ए से, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आ गया फेज चेंज, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। मान लो कोई सॉलिड बॉडी थी, अब वो क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब पिघलना स्टार्ट हो गई। तो यहां से लेके यहां तक का जो ग्राफ रहेगा आपका, वो फेज चेंज का रहेगा। फेज चेंज में मैंने बताया था लेटेंट हीट यूज होती है एमएल से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। और लेटेंट हीट कौन सी आनी चाहिए अपनी, फ्यूजन, एलएफ, है ना। लेटेंट हीट कौन सी आनी चाहिए, फ्यूजन वाली हीट, है ना। एक तो वेपराइजेशन की होती है, एक फ्यूजन वाली होती है। तो यहां से यहां तक के बीच आपका टेम्परेचर तो वही रहेगा। देखो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट वाला जो है टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, टीएम या फिर कुछ भी, तो ठीक है, वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया। देखो वहां पे मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी फेज चेंज होता है ना। तो ये फेज चेंज हो रहा है, अभी फेज चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो है ना, मेल्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे वो मेल्ट होके अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। अब एक बार मतलब लगभग पूरा पूरा पिघल चुका है वो, है ना। अब क्या होगा उसके अंदर, अब फिर भी हम, फिर अब है ना हम वापस उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अब है ना वो मेल्ट होना तो बंद हो जाएगा, जितना होना हो गया, वो मेल्ट हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में बन गया। अब उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वापस वही इस इनिशियल कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, वो जो लिक्विड फॉर्म में बन गया है
वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो हीट होता जाता है, ठीक है, बढ़ते 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 इस पॉइंट तक आ जाता है। ये वाला वो है जहां पे टेम्परेचर का चेंजेस की वजह से सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, अपना टेम्परेचर चेंजेस करने की वजह से कुछ ना कुछ हीट मिलती जा रही है, हीटअप होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चेंज इन टेम्परेचर की वजह से आता है B2C वाला, ठीक है। फिर वो C पे पहुंच जाता है, तो C पे पहुंचते अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अब वो किस में, स्टीम में कन्वर्ट या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे C पॉइंट पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन को यहां से यहां तक दिख रहा है तुम्हें कि इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, लेकिन फेज चेंज हो रहा है। फेज क्या, लिक्विड से किस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये और ये आपके क्या थे फेज चेंज वाले, जिसमें ml, ये ml से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकी हीट को, है ना। यहाँ पे भी ml आएगा, ml, और कौन सा, वेपराइजेशन वाला। अब आता है यहाँ पे, उसके बाद में उसका भी हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए क्या, तो वो भी क्या होगा, मतलब ये जितना उसका लिक्विड था वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद में फिर हम हीट बढ़ाते जाते हैं, तो हीट बढ़ाने से क्या होगा, जो भी आपकी वो स्टीम है या वेपर है, उसका क्या होगा, टेम्परेचर राइज होता जाएगा। वो है ना, अब वो कोई थोड़ी कन्वर्ट होगी किसी में, उसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा और होता ही जाएगा आगे, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ है ये, ध्यान रखना। इस ग्राफ में यहाँ पे हम हीटिंग देखते हैं सॉलिड के लिए, फिर ये यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होता है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर ये लिक्विड का वापस टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, और फिर उसके बाद में वापस ये क्या हो रहा होता है, इसका वेपराइजेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होता है, और फिर वेपर का भी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और वो हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका हीटिंग कर्व। अब इसके अंदर देखा गया कि यहाँ पे जो ये है अल्फा है, ये जो कर्व बना रहा है वो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पे बीटा बना रहा है, और यहाँ पे गामा बना रहा है, ठीक है। तो हमने देखा, प्रैक्टिकली देखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो अल्फा है ना, वो अल्फा एंगल सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका बीटा होता है, और फिर आपका गामा होता है। ऐसे इनमें सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड्स के अंदर ही होता है जो अल्फा होता है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा ये तो हम एंगल्स की रिप्रेजेंट करती है, जबकि है क्या एक्चुअल में, देखो ये टी है और वो क्यू है। तो यहाँ पे हम बात करें स्लोप की, ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है कि ये है, यहाँ पे थीटा है, थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। मतलब पी में क्या है, टेम्परेचर, और बी में क्या है आपका क्वेश्चन ये, तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन हीट, है ना, यही रहेगा इसका स्लोप, तो यही रहेगा, है ना। तो इसमें, और अब हमें यहां से हम देख एक चीज हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा T होता है ना। यदि मैं इधर भेजूं या फिर टेम्परेचर को ऐसे भेजूं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन MS, इसको इधर भेज दो, और डेल्टा Q को इधर भेजो, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q। क्या ये डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q ही आपका स्लोप दिखा रहा है क्या, है ना, 1 अपॉन MS, 1/ms, मतलब आपका हीट कैपेसिटी स्लोप का इनवर्स है। इससे और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इससे और इस इक्वेशन से, दोनों से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका स्लोप है, ठीक है, वो स्लोप है 1 अपॉन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, है ना, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट कैपेसिटी के। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो स्लोप है, या फिर जिनका स्लोप, अब देखो स्लोप ज्यादा है इसका मतलब एंगल ज्यादा है, इसका मतलब ये है आपका स्लोप का ऑर्डर, क्योंकि एंगल से दिखा रहा है ना, यहाँ पे सब में 10 ले लो, है ना, तो वो स्लोप को ही तो दिखाएगा, है ना। तो देखो अल्फा, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ गामा सबसे ज्यादा होगी, गामा मतलब ये वेपर के लिए, है ना। फिर हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, और फिर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ऐसे होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि इसकी वजह से, इसकी वजह से पूरा, इसकी वजह से ये ऐसा होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी हमें यहां से सीखने के लिए कि ये देखो इसके अंदर ये क्या था, स्लोप, स्लोप हमारा हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसका मतलब
जैसे आपका ये है स्लोप, अब ये स्लोप के अकॉर्डिंग तो है ये, है ना, तो अल्फा सबसे ज्यादा था, इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी सबसे कम होगी, है ना। तो ये सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड के लिए और ये गामा के लिए। तो ध्यान रखना हीट कैपेसिटी फॉर वेपर सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड के लिए सबसे कम होती है। इससे भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। और कभी कभी है ना हमारे क्वेश्चंस आपसे भी आते हैं कि इसके लिए हीट कैपेसिटी कितनी होती है, ये जो अपना है ना ए टू बी जा रहे हैं हम, तो ए टू बी के लिए आपकी हीट कैपेसिटी कितनी है ना, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन, तो 10, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू, तो 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, है ना। तो स्लोप क्या रहेगा यहाँ के लिए, मेल्टिंग वाले के लिए 10 जीरो डिग्री, क्योंकि एंगल ही नहीं है यहाँ पे, 10 जीरो का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटी वो तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे नहीं पूछता वेपराइजेशन, और इसके लिए लेटेंट हीट के लिए, लेटेंट हीट के लिए आपकी हीट कैपेसिटी नहीं पूछेगा वो, ध्यान रखना, ओके। इनफाइनाइट होता है अपना यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, ठीक है, क्योंकि एक लीनियर लाइन आ जाती है, इनफाइनाइट रहता है इन दोनों चीजों के लिए। ये आपको चीज ध्यान रखनी है इस ग्राफ में, ठीक है। तो मोटी मोटी वही बात है, ध्यान रखना अपने को कि इसका स्लोप क्या है, हीट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्लोप क्या दिखाएगा, ये सारी चीजें आपको माइंडली क्लियर होनी चाहिए, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है, तो ये था आपका हीटिंग कर्व, ओके। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आया है और ये आप इजीली निकाल सकते हो। इसके अंदर दो ग्राफ दे रखे हैं आपको, ठीक है, दो ग्राफ दिया है, टी और क्यू का दिया है, और यहाँ पे ए और बी कुछ रेड कलर से दिखाया हुआ है, और ये बोल रहा है कि ए और बी क्या है आपके, ए और बी क्या है सेम मास, इनका मास सेम है, ठीक है। और ये कुछ सब्सटेंस अपने ए और बी है ना, और उनका मास सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ फाइंड द स्पेसिफिक हीट इज ग्रेटर, किसकी स्पेसिफिक हीट, मतलब ये एच सी बोल दो, एस से बोल दो, एस ए इज ए ग्रेटर देन ऑफ एस बी, या फिर एस बी ग्रेटर देन ऑफ एस ए, या फिर एस ए इज इक्वल टू एस बी। तो स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है किसकी कम है ना। अभी अभी हमने तो क्या सीखा, देखो यहां से, अच्छा इसका एंगल बना लो, ये ले लेते हैं थीटा बी, ठीक है, और ये ले लेते हैं थीटा ए, ठीक है। तो स्लोप से हमें पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए वो ज्यादा है, वो क्या है, ज्यादा है स्लोप ऑफ बी से, स्लोप ऑफ बी से स्लोप ऑफ ए आपका ज्यादा है। तो इसमें करना क्या है भाई, अपने को पता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऐसे होती है कि डेल्टा एम एस डेल्टा टी, है ना, तो डेल्टा टी का डिवाइड रहता है, और एम का भी डिवाइड दे दो इसमें, और डेल्टा क्यू इधर रहता है ना। अभी हीट कैपेसिटी पढ़ा था वहां पे, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट बोल रहा है, तो यहाँ पे एम का भी डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एम का डिवाइड दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में दोनों सब्सटेंस सेम मास के हैं, तो मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। तो मास ऑलरेडी इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो जरा लिखो इसकी स्पेसिफिक हीट लिखते हैं ए की, तो डेल्टा क्यू ए मतलब क्यू ए अपॉन एम इंटू डेल्टा टी ए, जो भी है। अब देखो ये इसका हमने वो लिख रहे हैं, हम स्पेसिफिक हीट लिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, टी अपॉन ए, 1 अपॉन स्लोप, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 1 अपॉन एम इंटू स्लोप लिख सकते हैं इसको, है ना। स्लोप लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट एम, अब एम इंटू स्लोप, अब स्लोप तो आपका क्या है ए का ज्यादा है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बी की, क्योंकि स्लोप का एंटी प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज लेस देन होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ बी से, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है यहां से कि स्पेसिफिक हीट
डेल्टा क्यू अपॉन टी ए इंटू एम। अब एम दोनों के लिए सेम था, दोनों के लिए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आने वाला है, डेल्टा क्यू ए अपॉन डेल्टा एम इंटू टी ए टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी। तो देखो एम से एम चला गया यहाँ पे, है ना, और ये क्या बचा, वन अपॉन स्लोप, ठीक है, तो वन अपॉन स्लोप बचा, स्लोप ए का, और यहाँ पे बचा क्या, एम तो चला ही गया, तो स्लोप ऑफ बी, है ना। तो अब देखो स्लोप ए ज्यादा है और स्लोप बी कम है, और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे वन अपॉन स्लोप ए और वन अपॉन स्लोप बी, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट होएगा आपका। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ध्यान रखना। बाकी तो देखो स्पेसिफिक हीट बोले या हीट कैपेसिटी बोले, बात तो एक ही है कि जिसका स्लोप ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, ठीक है। तो इस वाले की क्या होगी, इस वाले की कम होगी, है ना, स्पेसिफिक हीट ए की कम होगी और स्पेसिफिक हीट बी की ज्यादा होगी। ये इसका आंसर था, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आओ भाई। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कुछ दिखा रखा है आपको कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 kg, आपका सब्सटेंस का वेट दे दिया आपको, ओके। देन इसमें बोल रहा है कि ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है हीट को एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 42, देखो 42 किलो जूल पर मिनट, ये पर मिनट है, ध्यान रखना, है ना, या फिर ऐसे लिख दो पर मिनट, 42 किलो जूल पर मिनट की रेट से ये एब्जॉर्ब करता है। द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, लेटेंट हीट पूछ रहा है भाई, देखो लेटेंट हीट पूछ रहा है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए, है ना, सब्सटेंस की वेपराइजेशन हीट, लेटेंट हीट पूछ रहा है, मतलब एलवी पूछ रहा है ना। आओ चलो करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करके, ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रखा है कि ये क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है, हीट है ना। अच्छा टाइम है, इधर हीट नहीं है, टाइम है भाई, ठीक है। तो टाइम और हीट वो तो रेट ऑफ तो वही है ना एक तरह से, ठीक है। अब देखो ये टेम्परेचर, अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां से यहाँ पे गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड की हीट अप हुआ, तो यहां से यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है आपका, है ना, उसी के बीच में आपको ये वेपर मिल रही होगी, वेपराइजेशन हो रहा होगा, है ना आपका, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम लेटेंट हीट की बात करें तो इस वाले फेज में ही, इस वाले फेज में ही सिर्फ आपको लेटेंट हीट मिलेगी वेपर के लिए, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एमएलएफ, है ना, एमएलएफ, तो ये एमएलएफ यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा भाई ये पता कर लो कितना, तो इसके बीच में 20 से ये 30 दिख रहा है आपको, ग्राफ के अंदर दिख रहा है 20 से 30, इन 10 मिनट में ही वेपर बनी है ना, फेज चेंज हुआ है हमारा लिक्विड से वेपर में, तो ये वाला वो टाइम है ना। तो आपको हीट का रेट दिख रहा है यहाँ पे पर मिनट, तो 42 किलो जूल पर मिनट का हो रहा है, इसका मतलब टोटल हीट निकाल सकते हो आप इस वेपराइजेशन के टाइम। कैसे निकालोगे, ये टाइम मल्टीप्लाई जितनी भी टोटल हीट है ना, पर मिनट के लिए जितनी भी हीट है, तो यहाँ पे हम टोटल हीट निकाल सकते हैं। देखो हीट कैसे निकालेंगे, क्यू टी निकाल सकते हैं, क्यू टोटल वेपर के लिए, ध्यान रखना कैसे निकालोगे 10 मिनट के लिए, 42 है ना, किलो जूल है पर मिनट है लेकिन, है ना। तो अब इसमें टाइम कितना रहा अपना, टाइम वेपर के लिए, तो वो है 20 से 30, 20 से 30 मतलब कितना हुआ, 10 मिनट हो गया, है ना। तो 10 मिनट का इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आपकी हीट पता चल जाएगी, तो कितना आ जाएगा, देखो आपकी जो हीट रहेगी वो रहेगी 42 इंटू 10⁻³ किलो में है तो, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 42 इंटू 10⁻⁴, इतनी जूल आपकी एनर्जी रहने वाली है। अब आपको क्या चाहिए, एमएल, ये तो ये क्या है आपकी हीट ही तो दिखा रहा है इसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, एम एल एफ, ये एफ नहीं वी, वी वेपर के लिए है ना, एम एल एफ इक्वल टू जितनी हीट हमें 10 मिनट में मिली, इतनी हीट मिली 42 इंटू 10⁻⁵, ओके, तो ये जूल में आ जाएगी। अब यहाँ पे m कितना है 5 kg, तो 5 kg रख दो, तो LF निकल जाएगा भाई, LF निकल जाएगा। तो देखो 42 इंटू 10⁻⁵,
डिवाइड बाई 5। तो जो भी आपका LF है वो किस में आ जाएगा, जूल पर केजी, जितना भी है आपकी लेटेंट हीट निकल जाएगी। देखो इसमें 42 का दोगे तो 2 मतलब 5 का दोगे तो 2.1 2 से मल्टीप्लाई करो 48 का इसका डबल हो जाएगा 84 8.4, इसका डिवाइड दोगे तो 8.4 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 4 है, ये ध्यान रखना वहां पे 4 है, तो ये 4 10 की पावर 4 इतना जूल पर केजी, किलो में नहीं है ध्यान रखना क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आ जाएगा जूल पर केजी, है ना। और यदि हमें जो उसमें आंसर देना है तो ये 840 ये 84 किलो जूल 84 किलो जूल पर केजी, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ग्राफ में आपको देखना है, अच्छे से देखना है कि कहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, कहाँ पे आपका फ्यूजन हो रहा है ना, कहाँ पे आपको मतलब हीट में टेम्परेचर चेंजेस मिल रहा है, वो सारी आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखो कैलोरीमेट्री में एक्चुअल में क्या होता है कि एक सब्सटेंस का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे। वो आएगा कि मिक्सचर करके दे देगा, ऐसे बोलेगा कि 10 ग्राम बर्फ को 20 ग्राम स्टीम के साथ या 20 ग्राम हमारी स्टीम थी उनको मिक्स कर दिया तो बताओ क्या बनेगा, है ना। या फिर ऐसे बोल सकता है कि 10 ग्राम एकदम हॉट वाटर को लिक्विड में फॉर्म में उसमें 10 ग्राम हम बर्फ डालें, तो बर्फ डालने से नया जो मिक्सर बना उसका टेम्परेचर बताओ, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ध्यान रखना जो एक प्रिंसिपल लगता है हमारा, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर में क्या होता है, अच्छा आपको ये तो पता ही है कि हीट का जो ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव होता है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जिस इन्वायरमेंट में है, जिस इन्वायरमेंट में है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। मान लीजिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर 27 है, लेकिन जो यहाँ पे एसी चल रही है उसका 24 है, तो मेरी बॉडी से कुछ ना कुछ हीट निकल रही होगी, है ना, और इस इन्वायरमेंट में मिक्स हो रही होगी, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है मेरी बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही हो, है ना। अभी जैसे मान लो ये 37 पे होता है, ये रूम का टेम्परेचर 37 होता है, मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 30 होता है ना, तो इसमें क्या होता, मेरे को गर्मी लगने लग जाती। गर्मी कैसे लग रही होती, मैं बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को अपना गेन कर रहा हूं, है ना, ऐसा होता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें डिपेंड करता है कि बाहर सराउंडिंग में क्या है या फिर क्या रेफरेंस क्या ले रखे हैं, है ना, उसके बेस्ड पे हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटा मैं समझाऊं, इसका मतलब ये है कि आपको मिक्स करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है और उसके रेफरेंस में हम ये देख पाते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि अच्छा बेटा ये बताओ 10 kg गर्म पानी में 10 ग्राम मैं बर्फ डाल दूं तो बताओ पानी बनेगा या बर्फ बनेगी। तो तुम बोलोगे सर 10 ग्राम बर्फ है और 10 kg वाटर है वो भी गर्म है, तो इसमें डालते हो तो पिघल जाएगी कब की। तो ये तो तुमने लॉजिक से सोच लिया, है ना। कई जगह हमें लॉजिक नहीं पता चलेगा, अब यहाँ पे तो पानी और वो ऐसा कुछ था, मैं ऐसा कुछ बोल देता 1 kg शहद है और 2 kg लोहे का मतलब पिघला हुआ वो है ऐसा, तो बताओ क्या बनेगा। तो तुम नहीं पता कर सकते ना, तो जो भी नया मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वही चीजें हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो आओ, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मिक्सचर में ध्यान रखना, एक सब्सटेंस हो सकता है, कोई सभी दो सब्सटेंस को मिलाएंगे ना, हो सकता है वाटर और आपका आइस को मिलाए, हो सकता है हम वाटर और स्टीम को मिलाए, तो कोई भी दो वो है अपने दो मिक्सचर है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम, है ना। तो उसमें एक सब्सटेंस तो क्या करेगा, टेम्परेचर को गेन कर रहा होगा, है ना, इसका मतलब वो हीट गेन कर रहा है, ठीक है। एक क्या कर रहा होगा, लॉस कर रहा होगा, एक क्या होगा, दे रहा होगा उसको, है ना, हीट दे रहा होगा, है ना। और ये जब तक चलता रहेगा प्रोसेस, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो तब तक, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ये एक सब्सटेंस है, इसका मास m1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट S1 है, टेम्परेचर T1 है, ये है दूसरा M2 S2 T2, इनके वेरिएबल्स ये दे रखे हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये टेम्परेचर जो T1 है वो T1 आपका बड़ा है, T1 टेम्परेचर आपका बड़ा है,
मान लो 100 डिग्री मान लो, और ये इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, कम है। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने से ऐसा तो होगा नहीं कि ये 20 डिग्री, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि ये 20 डिग्री है और ये 100 डिग्री है ना, तो ये बड़ा है। तो इन दोनों का जो मिक्स होगा वो टेम्परेचर ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 20 से कम हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एटलीस्ट कम से कम तो 20 है, तो हो सकता है 20 हो, 20 से तो प्लस ही जाएगा उसका, है ना। लेकिन ये क्या करेगा, इसके पास ज्यादा है तो ये देगा, है ना, और ये इसके पास 20 है, इसके पास कम है तो ये लेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो मिक्सर का टेम्परेचर आएगा ना वो इन दोनों के बीच में आएगा, हो सकता है 50 हो सकता है 80 हो, है ना, लेकिन 100 से पार नहीं जाएगा और 20 से कम नहीं होगा। समझ गए ना ये बात, मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज समझना, है ना। इसका मतलब एक बॉडी लॉस कर रही होगी तो एक बॉडी गेन कर रही होगी। जैसे एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूं कि देखो, मान लो मेरा टी मिक्सर, नया मिक्सर ये बन गया टी मिक्स, है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे M1 S1 और डेल्टा टी में मैं टी मिक्स मानता हूं, पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टी मिक्स हो गया ना, तो बाद में मेरा क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया एक तरह से, है ना, तो मेरा पहले ज्यादा था तो T1 माइनस टी मिक्स, है ना, इक्वल्स टू फिर M2 S2, और यहाँ पे मान लो अब वो क्या हुआ, उसने क्या किया होगा, गेन किया होगा, इसने क्या हो गया, माइनस किया होगा, अपना टेम्परेचर कम किया होगा, उसने क्या किया होगा, प्लस किया होगा, गेन किया होगा। तो इसका मतलब गेन किया है तो कुछ ना कुछ बड़ा है टेम्परेचर, इसका मतलब टी मिक्स T2 से ज्यादा है, तो टी मिक्स ज्यादा है यहाँ पे माइनस ऑफ T2। तो ऐसे जब तक ये होता रहेगा तब तक इनकी हीट बराबर नहीं हो जाती, है ना, जो भी आपका टेम्परेचर है, मिक्स टेम्परेचर वो इक्वल नहीं आएगा, तब तक हीट का ट्रांसफर ऐसा होता रहेगा, एक लॉस करती रहेगी एक गेन करती रहेगी, जब तक होगा जब तक कि वो मिक्सचर का टेम्परेचर एक ना हो जाए, सेम ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे इनका इक्वल इक्वल कर लो तो ये कट जाएगा सबका, है ना। तो देखो ये जो भी टी मिक्स निकलेगा ना वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि T1 आपका ज्यादा है और T2 आपका कम है, तो जो टी दोनों का मिक्स होएगा ना वो इन दोनों के बीच में ही हमेशा लाई करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तरीका है इसको लिखने का कि एक को T1 माइनस टी मिक्स और एक में टी मिक्स माइनस टी, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ये गेन कर रहा है ना ये सब्सटेंस, तो टी मिक्स पहले लिखेंगे बाद में T2 लिखेंगे, T2 छोटा रहेगा हमेशा, है ना। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप टी मिक्स जो भी आपका मिक्सर का टेम्परेचर है वो आप पता कर सकते हो। आइए इससे रिलेटेड और चीजें देखते हैं। अब देखो एक वाटर इक्विवेलेंट आता है, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट को भी अभी समझ लो। कभी कभी क्या होता है, जिस कंटेनर में हम जो जो कोई ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, हीटअप वगैरह कुछ कर रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, है ना, तो वो कुछ ना कुछ हीट मतलब कंज्यूम कर लेता है, ऐसा कुछ है ना, तो वो उतनी हीट कंज्यूम करता है जितनी हम एक तरह से किसी के इक्विवेलेंट बताएं। मान लो जैसे इसकी लैंग्वेज से समझो पहले, तो देखो वाटर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी इज अमाउंट ऑफ द वाटर इन ग्राम, ध्यान रखना ग्राम के अंदर ही होते हैं, इसकी जो यूनिट होगी वो ग्राम में रहेगी हमारी ना। अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब और गिव आउट द सेम अमाउंट ऑफ द हीट एज इज डन बाय द बॉडी व्हेन इज हीटेड और कोल्ड थ्रू द सेम टेम्परेचर। तो ध्यान रखना वाटर का वो अमाउंट, ठीक है, वाटर का क्या है, वो अमाउंट जो हमें इक्विवेलेंट बताता है या बराबर रखता है, जो कि उतनी हीट के जो एब्जॉर्ब हुई है या फिर आउट हुई है हमारी, ठीक है, उस अमाउंट के बराबर। और जब कब, जब या तो वो ठंडा हो रहा हो, जो आपकी बॉडी जब या तो ठंडी हो रही हो या जब आपकी कोल्ड हो रही हो, ठीक है, तब उसके इक्विवेलेंट इतना वाटर रखा जाता है, ध्यान रखना उस वाटर के अमाउंट के बराबर हम बोल सकते हैं। ये एक तरह से जैसे हीट कैपेसिटी पढ़ा ना आपने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, उसी की तरह है। ध्यान रखना वहां पे आपका कुछ यूनिट होती है वहां पे, किलो कैलोरी पर सेकंड मतलब पर सेंटीग्रेड ऐसा कुछ हो जाती है, लेकिन इसमें ओनली ग्राम में होती है, इसमें यूनिट भी डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन है सिमिलर ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपका जैसे स्पेसिफिक हीट होती है वैसे ही ये वाटर इक्विवेलेंट होता है एक्चुअल में। जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये स्पेसिफिक हीट को जैसे एक्स कैलोरी पर सेंटीग्रेड लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स ग्राम ही लिखेंगे हम जब भी वाटर इक्विवेलेंट की बात आएगी। तो
है वो हीट का ही अपना पार्ट, ठीक है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट, मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं या फिर कभी ठंडा करते हैं तो वो एक तरह से अपना एक एक्स्ट्रा हीट ऐड कर लेती है। जैसे किसी भी कंटेनर में रखा ना हमने कोई वाटर, मतलब कोई भी सब्सटेंस, तो उसको दे रहे हैं टेम्परेचर, तो उसकी बॉडी भी है ना, इन्वायरमेंट उसका जो भी बाहर है वो भी एब्जॉर्ब उतना ही करती है, उतना ही अमाउंट हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, ध्यान रखना। तो उसको वाटर इक्विवेलेंट के बराबर रख सकते हैं हम, उसको वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक, इतना वाटर इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर हम उसको हीट देना पड़ेगा, एडिशनल है वो एक तरह से, है ना। तो ये चीज, तो ये देखो यहाँ पे हीट, जैसे आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया या फिर हीट कैपेसिटी के बारे में बताया कि उनकी क्या यूनिट होती है, कैलोरी पर सेंटीग्रेड, तो इसकी ओनली ग्राम में रखेंगे, ध्यान रखना, ओके। जैसे ऐसे वाई जूल पर सेंटीग्रेड है ना, या वाई अपन 4.2 कैलोरी पर सेकंड से ऐसे, तो इनकी ओनली ग्राम में होती है, ग्राम या केजी में ऐसे यूनिट होती है, बस यूनिट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसमें क्या है, ये देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, इक्विवेलेंट है एकदम, इसके इक्वल रखना है ना, हीट कैपेसिटी के बराबर रख रहे हैं, बस यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना अपने को। चलो आओ, इसका एक क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा आपको और भी अच्छे से। अभी इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक कैलोरीमेट्री है और हीट कैपेसिटी ऑफ 100 जूल पर केल्विन, ठीक है, ये दे रखा है आपको, और रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री पे, एक कैलोरीमीटर है, उसकी हीट कैपेसिटी ये दे रखी है भाई, ये उसकी हीट कैपेसिटी दे रखी है भाई, ठीक है, कैपिटल एस दे रखा है उसका, है ना, और उसका जो टेम्परेचर है वो ये है, ओके। अब फिर बोल रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर 40 सेंटीग्रेड पे है, 40 डिग्री पे, और स्पेसिफिक हीट इतनी है इसकी, ठीक है, वाटर की, और इसके अंदर डाला गया पॉर्ड इनटू द कैलोरीमीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर है, मान लो कोई है कैलोरीमेट्री है, थर्मोमेट्री मान लो, है ना, और उसका ऑलरेडी टेम्परेचर है 30 डिग्री, अब उसके अंदर वाटर डाला गया, वो कितनी डिग्री का, अपना 40 डिग्री का, है ना, 40 डिग्री का गर्म वाटर डाला गया उसमें, अब डाला गया तो अब नया बनेगा ना एक तरह से, अब कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होगा या हो सकता है कुछ लॉस हो, है ना। तो इस वाटर का जो अब उसके अंदर वाटर चला गया है ना, वाटर इन कैलोरीमेट्री, तो उसका नया टेम्परेचर आ रहा होगा वहां पे कुछ, है ना, वही फाइंड करना है पे। इसका मतलब घुमा घुमो के क्या बोल रहा है, टी मिक्स वाला पूछ रहा है वो, आ जाओ, क्या दिक्कत है। देखो इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, हम मान लेते हैं एक नया टेम्परेचर कि हाँ इतना हुआ होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है यहाँ पे हमें, कैलोरीमेट्री की, है ना, ये, तो ये दे रखा है और 30 डिग्री है इसका, है ना, तो ये इसमें कैसे करोगे। तो देखो इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं हम, 100, तो 100 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 30 से, तो इसका आ जाएगा आपका लगभग एम एस डेल्टा टी से कर लो, देखो एम एस डेल्टा टी, है ना, भाई जितनी भी हीट हमारी लॉस हुई है या जो भी गेन हुई है ना, दूसरी साइड हमारा वापस उधर भी, ये आपका कौन सा सब्सटेंस है आपका, ये कैलोरीमेट्री वाला है, ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, और ये हमारा वाटर का है ना, ये अपना वाटर का है। अब यहाँ पे देखो एम एस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एस की वैल्यू हमें गिवन है, एम एस इंटू डेल्टा टी सी इक्वल टू, ये आपको गिवन है सब, है ना, एम डब्ल्यू भी गिवन है, एस डब्ल्यू भी गिवन है, और डेल्टा टी भी गिवन है, ठीक है। तो एम एस, तो इसमें ये है 100 आपका, ठीक है, और ये टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो हम मान लेते हैं कि आपका कम हुआ मतलब बढ़ा है ना, बढ़ा है मतलब फाइनल टेम्परेचर कैपिटल टी मान लेते हैं, -30 करेंगे यहाँ पे कि टी से कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्लस हुआ है, तो ये ज्यादा हुआ होगा, कैलोरीमेट्री का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, कैलोरीमेट्री का ना, तो टी -30 कर दिए, इक्वल्स टू में ये
ठीक है। ये एम 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 कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम मतलब 0.1 है ना, क्योंकि किलो केजी, केजी में दे रखा है यहाँ पे देखो, है ना, स्पेसिफिक हीट इनटू 4200, ये जूल पर केजी केल्विन दे रखा है अपने को। टेम्परेचर अब किस में रखेंगे भाई, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर अब देखो 40 है, यहाँ पे 40 है ना, इसका मतलब ये तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, 30 वाले के साथ मिक्स हो रहा है ना एक तरह से, तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। तो इसका मतलब कम हुआ है, इसका मतलब ये अपर मानेंगे हम, ज्यादा मानेंगे, मतलब 40 माइनस टी करेंगे, कैपिटल टी लिख दो चलो, है ना, ऐसे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो 100 टी माइनस 3000 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 0.1, तो 420, तो 40 इंटू 420, 40 इंटू 420 माइनस ये 420 टी। अब टी वाली टर्म्स को एक साइड करना है और आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे, 420 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 520 टी, और इधर 300 उधर जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 40 टू 42 84 84 84 84 84 168 168 और 20 300 उधर गया, प्लस का हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप टेम्परेचर निकाल सकते हो इसका, जितना भी आ रहा होगा। तो देखो ये कितना हो गया, 800 और 300, 11 11 मतलब ये 001, ये 17 डिवाइड में 520। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप फाइनल टेम्परेचर, जो भी आपका मिक्सर का टेम्परेचर होगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वाटर इक्विवेलेंट का है, और अब ये क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, और ये इसका आंसर आप एक बार अपने कमेंट बॉक्स में डालना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।